हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी उत्कर्ष में। मैं दीपक कुमार सिंह। तो आठवां जो वेतन आयोग है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आठवें वेतन आयोग जो है लागू होने की बात हो रही है कि भाई आठवां वेतन आयोग आएगा। लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि पिछला जो वेतन आयोग था, सातवां वेतन आयोग, वो 2016 में लागू हुआ था। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है, ठीक है। और जिस प्रकार से लोगों के आर्थिक जीवन में और कोविड के बाद में जो प्रभाव पड़ा है, इन सभी को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की बहुत ही मांग हो रही थी और सरकार ने निश्चित किया है। अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, ठीक है। यह बोला है कि हाँ, आठवां वेतन आयोग जो है आएगा। तो आज उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं कि आठवें वेतन आयोग में आखिर कौन कौन सी खास बातें हैं। आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है अगर आपका वेतन, अगर आप जॉब कर रहे हो सरकार में, सेंट्रल में। तो इसके अलावा देखेंगे कि महंगाई भत्ता जो है उसको अभी शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इन सभी चीजों पे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, आठवां वेतन आयोग जो है ना, वो क्या है समझिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो भारत में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, जो भारत में हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, और जो पेंशन भोगी हैं, क्लियर है, इनके वेतन और पेंशन और भत्ते को संशोधित करने के लिए जो एक पैनल होता है, उस पैनल का नाम है वेतन आयोग, ठीक है। तो वेतन आयोग जो है सरकार की तरफ से बनाया जाता है, जो उस पर विचार विमर्श करती है और लोगों का वेतन क्या हो, पेंशन क्या हो, भत्ता क्या हो, इसको लेकर एक संशोधन लेकर आती है कि भाई इसमें क्या सुधार होना चाहिए और कितना बढ़ाया जाना चाहिए। अब जब देखेंगे बेटा कि ये आठवां वेतन आयोग जो है, इससे कितने लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, तो बोला जाता है कि रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों सहित 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशन भोगी हैं, इन पे असर पड़ेगा। तो बोला जाता है कि इसमें करीब, अगर आप देखेंगे बेटा, तो 65 लाख जो लोग पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, और जो 50 लाख लोग जो हैं कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में, इन पे इसका असर देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ह्यूज नंबर है, ठीक है, जो आपको इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब वेतन आयोग जो है, जब सैलरी या न्यूनतम वेतन में वृद्धि करता है अपने फिटमेंट फैक्टर के आधार पे, तो इससे बाकी क्षेत्रों में भी आप देखेंगे ग्रोथ होगी। कैसे होगी भाई? जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सरकार का एक्स्ट्रा इनकम फ्लो होगा, डिमांड बढ़ेगा, दूसरे सेक्टर में भी डेवलपमेंट होंगे, और इससे एक प्रेशर भी क्रिएट होता है अदर सेक्टर पे कि भाई आप भी अपने वेतन को क्या करें, इंक्रीज करें। तो उसका इंपैक्ट जो है ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आपने इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा यूपीएससी में, तो इन्फ्लेशन में जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, उसके बढ़ने का एक कॉज आपका वेतन आयोग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पे कमीशन, वो भी है। तो आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद में इंडिया में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे देखेंगे बच्चों, इसकी जो प्रमुख घोषणाएं क्या हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है, जिसके बारे में जो पुष्टि है वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई थी, अभी हाल ही में 2 दिन पहले की गई है। वेतन, पेंशन और महंगाई भत्ते में संशोधन की बात होगी, यही इसका उद्देश्य है, और सरकारी कर्मचारी की जीवन की गुणवत्ता। अब अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ पे एक लाइन है कि आर्थिक समृद्धि में वृद्धि की दर को आर्थिक विकास कहते हैं। तो अगर लोगों की आय में वृद्धि होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनकी गुणवत्ता जो है उसमें भी विकास होगा, क्योंकि हमारे यहाँ परिभाषा ही है आर्थिक विकास की कि आर्थिक समृद्धि में वृद्धि की दर को आर्थिक विकास कहते हैं। क्लियर है? तो अगर आय आपकी बढ़ रही है, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो जीवन की गुणवत्ता में भी क्या होगा, आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब समय रेखा की बात की जाए तो कोई सटीक स्थापना तिथि नहीं है, ठीक है। आयोग को तो मंजूरी मिली है, लेकिन कोई सटीक मतलब डेट जो है सरकार के द्वारा नहीं बताई गई है। अध्यक्ष में अगर आप देखेंगे तो इसमें नॉर्मली हमेशा जो अध्यक्ष बनते हैं वो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो होते हैं, और 2 मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है वेतन आयोग में। अब अगर वेतन आयोग के इतिहास की बात करूं तो 1947 से लेकर, जब देश आजाद हुआ था, तब से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग की स्थापना हो चुकी है। 7वां वेतन आयोग 2014 में आया था, जिसकी सिफारिशें जो है 2016 में लागू हुई थी। तो लागू हुई थी 2016 में, बनाया गया था 2014 में। तो 7वें वेतन आयोग की जब सिफारिश लागू की गई, तो उससे सरकार के ऊपर जो पड़ने वाला बोझ था वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए था।
जी हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए देखने को मिला था 7वें वेतन आयोग की। अब अगर आप यहां पे देख लीजिए, ठीक है, तो डिटेल है हमारे जितने भी पे कमीशन है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पे कमीशन 1946-47, इसमें जो चेयरमैन थे श्रीनिवासा, ठीक है। और आगे देखेंगे बेटा कि इसका इंप्लीमेंटेशन 1947 में हुआ। तो ऐसी डिटेल यहाँ पे है, आप लेक्चर को पॉज करके जो है देख सकते हैं, या फिर आप उत्कर्ष के टेलीग्राम से जो है इसकी पीपीटी को या पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये फैक्ट है, इनको मैं पढ़ूंगा चाहे आप पढ़ें, बात बराबर है। 2014-15 में हम 7th देख लेते हैं। 2014-15 में जब ये आया था 14 से 16 के बीच में, इसमें AK माथुर उसके चेयरमैन थे और इन्होंने सैलरी अलायंस और पेंशन पे फोकस किया था, और ये 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था। कब इंप्लीमेंट हुआ था? 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था। आइए अब यहां पे जैसा कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि 50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशन भोगियों पे प्रभाव पड़ेगा जो पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा उपभोग, जाहिर सी बात है, अगर आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो भोग बढ़ेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गुणवत्ता को भी क्या करेगा? प्रमुख रूप से बढ़ाएगा। इसके अलावा देखेंगे राजकोषीय व्यय में वृद्धि हो सकती है। अब जो हमारे यहाँ राजकोषीय व्यय है ना, क्योंकि सरकार का जो खर्च है, सरकारी जो व्यय है वो बढ़ेगा, और अब मुझे लगता है कि फिर से अगर आप देखेंगे तो राजकोषीय घाटा जो है, जो लक्षित किया गया था, उस पर फिर से प्रभाव पड़ने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा महंगाई भत्ता। अब हमारे यहाँ पे महंगाई भत्ता जिसे हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं, ये वेतन और पेंशन के साथ संशोधन किया गया है। अभी जो हमेशा किया जाता है 53% के, आई होप, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लेकिन 53% के आई होप अगर आप देखेंगे तो अभी जो है वेतन न्यूनतम सैलरी में जो डियरनेस अलाउंस है इतना करीब दिया जा रहा है। जी हाँ, ये डीए आपको देखने को मिल जाएगा। अपेक्षित लाभ क्या है? कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगी, ठीक है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। पीएससी और राज्य सरकारों में भी वेतन संशोधन को प्रभावित करता है। अब भाई जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार करेगा तो राज्य सरकारों को भी करना तो पड़ेगा, मांग तो उठेगी। पीएसयू मतलब जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जैसे गेल, भेल, सेल, इनमें भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की वेतन जो है उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। बेटा फिटमेंट फैक्टर जो ना बड़ी चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। कई लोग पूछ रहे हैं तो ये भाई ये बताएगा कि आपका वेतन कितना होगा, ठीक है। तो बोला जाता है कि मौजूदा मूल वेतन के आधार पर, ठीक है, वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो गुणक है या जो फॉर्मूला है उसे हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी यूनियन है, जो हमारे यहाँ पे लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन ने मांग की थी 3.68। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है, सो दैट, ठीक है, आपको विजुअल हो जाए। हाँ, यहाँ पे देखेंगे कर्मचारी यूनियन ने 3.68 की मांग की थी, और वही सरकार ने, ठीक है, इसे 2.57 के कारक को मंजूरी दी थी। अब देखेंगे बेटा कि अगर आप देखिए कि अगर आपका न्यूनतम वेतन 7,000 है, ठीक है, तो 2.57 के कारण इसमें जो संशोधन हुआ तो वेतन 18,000 रुपए प्रति माह हो गया, क्योंकि ये 2.57 जो है ये आपका फैक्टर है। जो सैलरी वो अलग बात है, क्योंकि हमारे यहाँ हर वर्ष एक न्यूनतम वेतन देखा जाता है। 2016 तक जो न्यूनतम वेतन था वो 7,000 रुपए था, और इसी का 2.57 फिटमेंट फैक्टर कहता है कि भाई 7,000 रुपए का, ठीक है, लगभग 2.57 जो है इतनी सैलरी आपकी बढ़ेगी और वो लगभग 18,000 रुपए हो जाएगा। तो 18,000 प्रतिमाह किया गया था सरकार के द्वारा, और न्यूनतम पेंशन जिसे 3,500 रुपए मिलती थी उसे 9,000 रुपए पेंशन जो है दिया गया था। अधिकतम वेतन जो है ये बोला गया था कि भाई किसी को अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा जो उच्च स्तरीय कर्मचारी होते हैं, ठीक है। आप चौंक जाओगे आप कि इनको जो है जो उच्च स्तरीय हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, ठीक है, जिनको 2.5 लाख वेतन मिलता है, अगर इस बार लागू होता है तो शायद ये 6 लाख कुछ हजार रुपए महीने कमाएंगे, ठीक है। तो इनके भी भाई अपनी अलग मौज है। अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह तय किया गया। तो देख लो भाई सैलरी जो है बढ़ रही है ठीक है, और यूपीएससी जो है अब निकाल लो भाई कुछ भी करके, ठीक है, अच्छा इनकम कमाओगे। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि
पहले थी कि वेतन थोड़ा कम रहता था, लेकिन अब वेतन आपका अच्छा खासा मिलेगा, और प्राइवेट कंपनियों में जो लोग जाते हैं कि भैया पैसा अच्छा है, उनको भी टक्कर दे सकोगे, और सरकारी सुविधाएं तो है भी, और जीवन पर्यंत नौकरी है, कहीं आपको न निकाला जाना ना कोई डर, ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। आप इसमें आप और मन लगाकर, ठीक है, तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। चलिए, तो ये तो हो गया फिटमेंट फैक्टर के बारे में। अब मैं आपको फिटमेंट फैक्टर पे ही जुड़ा कुछ बात बताता हूं। देखो, कब कितना वेतन बढ़ाया गया था, आई होप सो ये आपको क्लियर विजुअल होगा। अगर इसमें भी कोई समस्या होती है विजिबिलिटी में, तो मैंने थोड़ा सा जो है जूम कर दिया है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए दैनिक जागरण का है, ठीक है, न्यूज़पेपर का मैं लेकर आया आपको समझाने के लिए। वेतन आयोग जो हमारे यहाँ पे, ठीक है, पहला वेतन आयोग, इसके न्यूनतम वेतन 55 रुपए था, तो इसमें वृद्धि की गई थी 14.2 की। दूसरा जो वेतन आयोग है 80 रुपए था, जिसमें वृद्धि की गई थी 20.6, और ये सरकार के ऊपर वित्तीय प्रभाव है। इसी प्रकार से जो सातवां वेतन आयोग था, ठीक है, इसने क्या किया है कि 7,000 जो था न्यूनतम वेतन, उसको 18,000 किया था। कितना बेटा किया था, 18,000 किया था, जिससे अगर मैं प्रतिशत में वृद्धि देखता हूं तो 14.3 देखने को मिली थी। तो बेटा अभी जो आपकी न्यूनतम जो है वेतन ना, ये 18,000 देखी जाएगी। कौन सी देखी जाएगी, 18,000। और अगर इसमें सरकार की जो मांग चल रही है 2.8 की, तो अगर ये मांग पूरी होती है तो मेरे हिसाब से 2.8 का, ठीक है, शायद मैं आगे लेकर आया भी था क्या, नहीं, 2.8 का अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 46,000 कुछ जो है, ठीक है, आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है जी हाँ, 43,000 या 46,000 समथिंग जो है, ये आपकी सैलरी जो है होने वाली है। हाँ, 46,000 के समथिंग। तो ये आप 2.8 कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो न्यूनतम 18,000 है उस हिसाब से जोड़ी जाएगी, और इससे सरकार के ऊपर जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें जब 1 लाख करोड़ का प्रभाव पड़ा था 7वें में, और 8वें में 2.8 की बात चल रही है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे अलग से एक पॉइंट बता दूं, ये जो फिटमेंट फैक्टर है, ठीक है, जो 8वां वेतन आयोग है, वेतन आयोग, इसका जो फिटमेंट फैक्टर है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 2.5 से 3 के बीच में हो सकता है। लेबर यूनियन ने मांग की थी 3.68 की, सॉरी 3.8 की, ठीक है, जो अभी 2.5 से 3 और मोस्ट अप्रॉक्स जो है 2.8 हो सकता है। ठीक है, और न्यूनतम जो वेतन आपका 18,000 है, उसमें वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। इस आधार से आपकी दूसरी सैलरियों पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसा नहीं अपना वेतन देख के तुम लोग खटाक से उसका 2.8 गुना कर दो, बोलो अरे मैं तो अंबानी हो गया, ऐसा नहीं है। फिटमेंट फैक्टर 18,000 न्यूनतम वेतन के आधार पे जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं खास बात क्या है कि 8वें वेतन आयोग में अभी तक, ठीक है, महंगाई भत्ता जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब सरकार जो है कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ले आती है, अब इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है, बनने तो फिर देखते क्या डिसीजन होता है, लेकिन अभी बोला गया कि इसमें संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड रखा जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ग्रोथ तो दिखेगी, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो पड़ना चाहिए। तो वो भी है कि अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है, और वेतन आयोग के आने के बाद से क्लियर पता चलेगा। चलिए, अब अगले फैक्टर पे आते हैं, और अगला फैक्टर हमारा कहता है कि भाई हमारे यहाँ पे वेलेस रुडेल एक्रॉयड फॉर्मूला, जो मिनिमम वेज डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए वॉलेस रुडेल एक्रॉयड फॉर्मूला तय किया जाता है। जो आपका न्यूनतम वेतन है ना, वो कैसे निर्धारित होगा, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो एक्रॉयड फॉर्मूला है, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या उसके परिवार के लिए बुनियादी जरूरत स्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन की गणना के लिए किया जाता है। इस फॉर्मूले को भारत में अपनाया गया है। 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इसे मंजूरी दी गई थी। तो 1957 से याद रखिए, फैक्ट आपको मिल गया। 1957 जो है 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इस फार्मूले को अपनाया गया था। अब ये फार्मूले में निकलता कैसे न्यूनतम वेतन, तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे न्यूनतम वेतन निकालने के लिए ना ये फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या देखते हैं, पोषण। ठीक है, पोषण में मैं आपको बता दूं 2700 से 3,000 कैलोरी प्रतिदिन देखते हैं।
तो भाई एक व्यक्ति के लिए 2700 से 3000 की कैलोरी चाहिए, उसके लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, इसको कितनी आय जरूरत है। परिवार का आकार जो इसमें केवल 4 सदस्य लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या मानते हैं कि एक कमा रहा है, 3 उसके ऊपर आश्रित है, मतलब हम दो हमारे दो वाला मामला है, ठीक है। ये 4 लोगों को लेते हैं। अच्छा, भोजन पर बुनियादी जरूरत, अगर सॉरी भोजन से परे, ये भोजन के अलावा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कैलोरी बेस है, उसके अलावा ये कपड़े, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल है। ये जरूरतें न्यूनतम वेतन का 25% हिस्सा है, समझ रहे हो। ये न्यूनतम वेतन का जो 25% है वो आपको केवल इनके लिए दिया जाएगा, कपड़े, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब शामिल है। वैज्ञानिक आधार अगर देखेंगे तो पोषण विशेषज्ञ एक्रॉयड द्वारा समग्र जीवन की आवश्यकता के साथ कैलोरी आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए इसका विकास किया गया था, ठीक है। मतलब आप देखेंगे तो जो हमारी अन्य आवश्यकता है, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारी कैलोरी वाली आवश्यकता है, मतलब रोटी कपड़ा मकान में, रोटी तो कैलोरी में आ गई, कपड़ा मकान वाला इधर ले लेंगे। तो इस आधार पे जो है ये फॉर्मूला यूज किया जाता है न्यूनतम वेतन निकालने के लिए। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है बेटा। सीमाएं मतलब एज सच लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? मुद्रास्फीति और आधुनिक खर्च, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या आजकल इंटरनेट, परिवहन, निजी स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए प्रावधान, इनका अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। परिवार की गतिशीलता में बदलाव हुआ, परिवार के आकार और निर्भरता अनुपात जो है विकसित हो गए हैं। तो इन दोनों आधार पे अभी जो है इस फॉर्मूले को जो है सुधार करने की मांग हो रही है कि भाई इसमें भी थोड़ा बदलाव किया जाए, जिसके आधार पे एक उचित न्यूनतम वेतन जो है वह निकाला जा सके, ठीक है। तो ये तो रही बात वेतन आयोग की, क्लियर है। अच्छे से इसको देख लीजिए, किसी प्रकार का डाउट हो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।